आज के प्रशिक्षण सत्र में हम आज एक ऐसे एक्ट पर बातचीत करेंगे जो बेहद संवेदनशील रहा है, चर्चाओं में रहा है और आज जब इस लेक्चर की समाप्ति होगी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और ये ऐसा एक्ट है कि जो प्रत्येक एग्ज़ाम में जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनमें इसके प्रोविजंस के बारे में पूछा जाता है। और इस एक्ट का नाम है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसका संशोधन हुआ 2015 में संशोधन हुआ, उसके बाद 2018 में संशोधन हुआ। अब यथा संशोधित इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये इतना विवादित क्यों हुआ कि इसको लेकर काफ़ी सारे आंदोलन हुए, लोग सड़कों पर आ गए, कभी इसके पक्ष में कभी इसके विपक्ष में। लेकिन एक बात ये मानने वाली है कि हमें जो लेजिस्लेटिव विजडम है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, उसके बाद जो एक्ट्स बने और अब जितने भी संशोधन हुए, हमें उनकी नीयत पर, उनके कार्य पर, उनकी विजडम पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमारा समाज प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय एकता बढ़ती जा रही है, उसके लिए बेहद आवश्यक है कि जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। इसमें कुछ लोगों के मतांतर हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक्ट के प्रोविजंस के बारे में पता चलेगा, आप स्वयं मान लेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि हमारा देश प्रगति करे, राष्ट्र की एकता बढ़े, उसको लगेगा कि हाँ, ये प्रोविज़न बेहद आवश्यक है। तो आइए इसमें ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एक्ट का नाम मैंने बता दिया है कि इसको हम शॉर्ट में कहेंगे SC/ST POA, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। अब ये 11 सितंबर 1989 को ये बना दिया गया था और इसको लागू करने के लिए एक ऐसा समय चुना गया कि जिस महान नेता के नाम पर वो आंदोलन जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने दलित कुचले वर्ग के लिए काफ़ी कार्य किया। उनकी ये इच्छा थी कि देश में जो कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है उसके उद्धार का कार्य होना चाहिए, उसके प्रोटेक्शन का कार्य होना चाहिए। तो उनके 30 जनवरी जो उनका बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है, 30 जनवरी का दिन इसमें चयनित किया गया और 30 जनवरी सन 1990 को इसको लागू कर दिया गया। उससे पहले भी जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में एक एक्ट पहले से चल रहा था और इसको बनाया गया था संविधान की मंशा के अनुरूप। जो हमारा आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता निवारण की बात करता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात करता है, उसे लेकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। जो उसके प्रोविजंस थे वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट थे, लेकिन उसको लागू करने में कई सारी कठिनाई आ रही थी और उसका असर हल्का होता जा रहा था। तो इसे लेकर ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट में मैं आगे बताऊंगा, इसमें 5 अध्याय हैं और कुल 23 धाराएं इसमें बनाई गई, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ये कंट्रोवर्सी में आया उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है 20 मार्च 2018 को, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आता है कि इसकी जो धारा 18 है इस एक्ट की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी धारा 18 ये नहीं होनी चाहिए, इसके जो प्रोविजंस हैं वो सही नहीं है। जिसमें कहा गया कि जो FIR अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है इस एक्ट में, तो उसके लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक प्रारंभिक जांच की जाए डिप्टी SP या गजेटेड अफसर के द्वारा, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत हो। दूसरी बात हुई कि मुकदमा पंजीकरण के बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में अगर लगता है आईओ को कि उसको गिरफ्तारी करनी है अभियुक्त की,
तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है तो उसमें एसएसपी या जिले का पुलिस अधीक्षक उसमें अनुमति देंगे, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। और अगर वह व्यक्ति कहीं लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, तब ऐसे मामले में उसके लिए जो गिरफ्तारी की अनुमति दी जाएगी वह उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लेनी होगी। और तीसरा प्रोविजन जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है धारा 438 सीआरपीसी की, जिसमें हमें यह दिया गया है कि अग्रिम जमानत कोई भी अभियुक्त ले सकता है। लेकिन ये सभी प्रावधान उन्होंने कहा कि अब इसमें पीई होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें अनुमति की आवश्यकता होगी अरेस्ट से पहले। और तीसरा कहा कि इसमें 438 के प्रावधान यानी कि अग्रिम बेल ये दी जाएगी। इसे लेकर काफ़ी लोग सड़कों पर आ गए, आंदोलन काफ़ी बड़े बड़े खड़े हो गए, इसके विपक्ष में भी आंदोलन फिर खड़े हो गए। तब इसमें सरकार ने इसमें एक निर्णय लिया और उसमें उन्होंने संसद के माध्यम से संशोधन के एक अधिनियम को लाया गया और इसके प्रोविजंस को संशोधित कर दिया गया, जिसमें धारा 18A जोड़ दी गई। तो सेक्शन 18A इसमें बता दिया गया कि ये जो बात हुई थी, जो चेंजेस लाए गए थे कि अब हम इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे मुकदमे से पहले। दूसरा, इसमें अग्रिम बेल के प्रोविजंस को लागू करेंगे। तीसरा, अरेस्ट से पहले अनुमोदन लेना होगा। ये सभी समाप्त कर दिए गए, उसको पूर्ववत कर दिया गया और धारा 18A के रूप में इसको जोड़ दिया गया। ये जो संशोधन हुआ इसमें आपने देखा होगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया और उसका नाम दिया, ये 17 अगस्त 2018 को आया। इसका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 इसके नाम से जाना जाता है। और इस जजमेंट को जो पहले इसमें आया था डॉक्टर सुभाष काशीनाथ जजमेंट, उसकी जो स्थिति पूर्व की थी वह उसी तरह की बहाल कर दी गई। अब इसमें रिव्यू पिटीशन भी डाले गए कई सारे, जिनमें से एक रिव्यू पिटीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें आदेश आ गया 1/10/2019 को। इसमें उन्होंने जो अमेंडमेंट 2018 में किया था उसको सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये बेहद आवश्यक है। पहले जो निर्णय डॉक्टर सुभाष काशीनाथ का आया था उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें फर्जी केस लिखाए जाते हैं, फर्जी केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी आवश्यक है। गिरफ्तारी आर्बिट्रेरी रूप से कर ली जाती हैं, इसलिए अनुमोदन की आवश्यकता है। अग्रिम बेल मिल जानी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को गलत फंसाया जाता है। लेकिन इसके बाद से जब वो पूर्व की स्थिति बहाल हो गई तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें कहा, उन्होंने कहा कि आज तक अभी भी इन वर्गों का SC/ST के जो पीड़ित लोग हैं उनका उत्पीड़न होता है, उनके खिलाफ अपराध होते हैं और इन अपराधों को रोके जाने के लिए एक्ट के जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं वो आवश्यक हैं। तो इसलिए किसी भी मामले में FIR तत्काल होनी चाहिए। गिरफ्तारी के बारे में बहुत लोगों ने जगह जगह सोशल मीडिया पर, चैनल्स के ऊपर और बहुत ही हमारे विद्वान जो हमारे ऐसे हैं जो पब्लिक लाइफ में लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, कथावाचक हैं या एडवोकेट्स हैं, उनके विचार जिस तरीके से प्रसारित किए गए वो समाज में वास्तव में एक खाई का काम करते हैं। लोगों ने इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अब किसी की गिरफ्तारी बिना प्रारंभिक जांच के नहीं होगी, प्रारंभिक जांच के बिना कोई FIR नहीं होगी। ये बात सही है कि ये निर्णय आया था, लेकिन उसके बाद में लोगों ने कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय पलट दिया है, अब इसका असर ये होगा कि अब FIR किसी पर भी की जा सकती है। हाँ, ये बात सही है। अगर FIR कराने के लिए चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो साधारण मामला हो IPC का या कोई अन्य अपराध हो, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई रिपोर्ट करता है थाने पर तो उसकी FIR पंजीकृत तत्काल की जाती है। ये कानूनी प्रावधान है। अब इस प्रावधान को
उस अमेंडमेंट पे जब हटाया गया था तो इसलिए काफ़ी शोर शराबा हुआ कि जब सीआरपीसी में एक आम आदमी कोई भी एफआईआर अपनी 154 के अंतर्गत वहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस की दर्ज करा सकता है, तो कोई पीड़ित जो SC ST वर्ग का वो क्यों नहीं कराएगा। बात लॉजिकल लगी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया और यही लेजिस्लेचर ने इसको पास भी कर दिया। अब दूसरा जो संशय फैलाया जाता है कि इसमें अगर एक बार मुकदमा कायम हो गया तो तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी, जो कि एकदम से गलत है। ना ये लॉ की मंशा है, ना इस एक्ट की मंशा है, और ना ही एक्चुअल प्रैक्टिस में ये सब हो सकता है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा धारा 41 का सबसेक्शन 1 CRPC का, दंड प्रक्रिया संहिता का, उसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी पुलिस किस प्रकार से करेगी, किन किन परिस्थितियों में करेगी, उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि अगर 7 वर्ष से कम सजा वाला केस है तब आईओ को उसमें कारण दर्शाने होंगे कि वह क्यों गिरफ्तार करना चाहता है और क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहता। अगर गिरफ्तार करना चाहता है तो उसमें उसको लिखना होगा कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या उसमें यह लिखेंगे कि ये रिपीट ऑफेंस करता रहता है, बार बार करता है, फिर अपराध कर सकता है, या ये एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, या गवाहों को यह डरा धमका सकता है, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी हालत में इसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। ठीक यही नियम SC ST एक्ट में भी लागू होता है। अगर इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है कि किसी अपराधी की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, अगर उस पर अपराध का चार्ज अभी लगता है कि उसने शायद ये अपराध नहीं किया है, या वो रिपीट ऑफेंडर नहीं है, या वह इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा गवाहों को, चाहे इंड्यूसमेंट के द्वारा या थ्रेट के द्वारा, प्रोमिसेस के द्वारा, तब ऐसी संभावना अगर नहीं है और कोर्ट में वो उपस्थित होता रहेगा तो तब ऐसे केस में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। उसको केवल 41 का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद में उसके बयान लेकर अगर वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते हैं तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको स्टैटिस्टिक्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रयागराज जोन में हम इस तरह के मामलों में गिरफ्तारी नहीं कर रहे, उनको नोटिस दे रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है SC ST एक्ट का तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। तो बहुत से लोग जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो लोग आते हैं वो इस बात के लिए दबाव बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे YouTube चैनल्स पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स पर, लोगों के भाषणों में सबको, मानिंद लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अगर एक बार SC ST एक्ट लिख गया तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उनको निराशा होती है जब गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये आईओ का डिस्क्रिशन है, इसमें आईओ का सेटिस्फेक्शन अगर होगा कि वह भाग जाएगा या टेम्पर करेगा एविडेंस को, तभी वो गिरफ्तारी करेगा। ये 7 साल से कम केस वाले हैं। 7 साल से ज्यादा वाले में भी ऐसा नहीं है कि मुकदमा पंजीकृत हुआ SC ST एक्ट का और गिरफ्तारी कर ली गई। मेरे पास बहुत सारे जो डिप्टी SP हैं, हमारे ACPs हैं, वो ये क्वेरी भेजते रहते हैं कि साहब इसमें तो कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इसमें तो तत्काल गिरफ्तारी करनी होगी। तो उनको यही समझाया जाता है आप निर्दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। लॉ का काम है इनोसेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन का काम है सत्य को उजागर करना, सच्चाई को सामने लाना। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तभी उसकी गिरफ्तारी होगी, अन्यथा उसकी गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं लोगों को बता दूं। कई सारे हमारे डिप्टी SP इस संशय में रहते हैं कि साहब मुकदमा लिख गया है तो अब तो मुझे तो गिरफ्तारी करनी होगी और SC ST एक्ट में तो चार्जशीट देनी ही पड़ेगी। ये लॉ की या एक्ट की मंशा कतई नहीं है। लोग मुझे कोट कर सकते हैं इसके माध्यम से, और अपने जोन के मैं सभी डिप्टी SPs को या सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को ये निर्देश देता हूं कि वे कृपया इस एक्ट को अच्छे से पढ़ लें। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि SC ST एक्ट लिखते ही आपको गिरफ्तारी करनी है। हाँ, FIR के बारे में, FIR पंजीकरण में विलंब नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि जो ऐसे थानाध्यक्ष हैं जो SC ST का अपराध घटित होने पर उसको पंजीकृत नहीं करते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जो IO गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट थी और उन्होंने इस प्रकार के अभियोगों के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक विशेष व्यवस्था की, क्योंकि एक विशेष एक्ट है ये।
ये सही बात है कि कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए ये एक्ट बनाया गया है और ये विशेष एक एक्ट है, तो इसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वो कौन सी व्यवस्थाएं उनके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें सभी प्रकार के जो अपराध हैं वो इसमें डिटेल में बता दिए गए हैं। अभी मैं धारावार आपको बताऊंगा। दूसरा, एफआईआर तत्काल पंजीकरण की बात मैंने बता दी। उसके साथ ही जो अन्य आईपीसी में या सीआरपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाइयां होती हैं वो सभी कार्रवाइयां इस एक्ट के अंतर्गत भी की जाएंगी। और आज तक मैं आपको बता दूं कि कोई भी आज तक ऐसा मुकदमा शायद ही कहीं लिखा गया होगा कि केवल SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ आईपीसी के अपराध हैं या कोई अन्य अपराध घटित होते हैं किसी अन्य इसके उल्लंघन में, तब ही मुकदमा पंजीकृत होता है और उसके साथ में फिर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगा दी जाती हैं। अब मैं इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि जो नियम बने हैं, इससे पहले संशोधन अधिनियम के विरुद्ध मैं ये भी बता दूं कि रिट पिटीशन कई हुई कि ये जो संशोधन अधिनियम है गलत है, जिसमें 1015, 1015, 1016 ये 2018 की रिट पिटीशन है क्रिमिनल। और इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया वो आदेश आया जिसको आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और ये 10/2/2020 को जारी हुआ। और इसमें बता दिया गया कि जो अमेंडमेंट एक्ट 2018 का SC/ST एक्ट का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है 2018 में वो विधि सम्मत है। इसको विधि सम्मत ठहरा दिया गया, यानी कि जो तत्काल FIR हो, 438 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये डिफरेंस है, ये विशेष एक्ट है, इसलिए इसमें पहले से अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और अग्रिम जमानत के प्रावधान के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पहले अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था किसी भी ऑफेंस में, लेकिन धीरे धीरे जैसे केसेस बढ़े उसमें कुछ चेंजेस आए और उसमें एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी गई। तो ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान SC/ST एक्ट में लागू नहीं होता है। अब मैं भारतीय संविधान की बात करूंगा कि संविधान में क्या क्या ऐसी चीजें दी गई हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति इनके प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं। इसके प्रावधानों के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग, जैसे आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फिर दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और इसके कार्यालय नई दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस जैसे ये नेशनल कमीशन का जो फॉर SC है इसमें लखनऊ में रीजनल कार्यालय है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है उसका रीजनल कार्यालय झारखंड में बनाया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेट कमीशंस हैं। जो नेशनल कमीशंस हैं वो आर्टिकल 338 338 के अनुसार ये बनाए गए हैं। और जो हमारे SC/ST जो आयोग बनाए गए हैं स्टेट्स में भी बनाए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है जिसका कार्यालय लखनऊ में है, और ये आर्टिकल 339 के अनुसार इसको बनाया गया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कहां से पता चलेगा कि अनुसूचित जाति कौन है, अनुसूचित जनजाति कौन है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल है 366 जिसमें संविधान में परिभाषाएं दी गई हैं, और उन परिभाषाओं में जो 24 नंबर पर दिया गया है वो दिया गया है शेड्यूल कास्ट के बारे में कि अनुसूचित जाति कौन सी होंगी। इसी तरह आर्टिकल 336 में जो 25 नंबर पर है वो परिभाषा दी गई है उसमें शेड्यूल ट्राइब की। और आर्टिकल 341 और आर्टिकल 341 SC के संबंध में और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के संबंध में है। इसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया कि इनके हितों की रक्षा के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रपति जी को दी गई है। इसमें दिया गया है कि माननीय राष्ट्रपति आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर ऑफ ए स्टेट, और अगर वो यूटी है तो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन के द्वारा वो बता सकते हैं कि कौन कास्ट, कौन रेस, कौन सी ट्राइब, कौन सा उसका सब ग्रुप, ये किस कास्ट में आएंगे, ये शेड्यूल कास्ट में आएंगे। तो इस तरह की सूची बनाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी सूची कौन बनाता है तो इसका उत्तर होगा माननीय राष्ट्रपति। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, इसमें 2 नंबर पे है। इसमें दिया हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट, जो संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि दे मे इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट,
ट्राइब और ग्रुप। तो इस तरह से संसद को यह शक्ति दी गई है। तो जहां कहीं इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, अगर फर्स्ट चॉइस आपको राष्ट्रपति दी गई है तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति नहीं है उसमें और संसद दी गई है तो आपको उसका उत्तर देना होगा संसद। अब मैं SC/ST एक्ट को जल्दी से समाप्त करूंगा और इस एक्ट के बारे में, जो इसका पूरा नाम क्या है मैं बता चुका हूं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और इसका क्रमांक है 33 1989 का, जिसे मैंने बताया 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। इसमें संशोधन हुए और इसके जो संशोधन हुए वो 2015 में हुआ, जिसे 26 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया। जो संशोधित अधिनियम है, जो 2015 में बहुत सारी चीजें आई, जिसमें क्या बताया गया, रूल्स दिए गए कि TADA और इसके बारे में एक संशोधन नियम बनाए गए जो 2016 में बनाए गए। और इन संशोधन नियमों को 14 अप्रैल को, यानी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर इन नियमों को लागू किया गया और ये 14 अप्रैल 2016 से लागू है। जिसमें एक रूल है, रूल नंबर 11, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे IAO और हमारे अधिकारियों को नहीं पता होता। कृपया इस नियम को पढ़ लें। इसमें दिया गया है कि जो भी साक्षी होंगे, जो पीड़ित व्यक्ति होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, उनको TADA अन्वेषण के दौरान दिया जाएगा, आने जाने के लिए दिया जाएगा, जो विक्टिम है और जो विटनेसेस हैं। इसी तरीके का एक नियम है रूल नंबर 12, ये जिलाधिकारियों के लिए है, SDMs के लिए है। उनको ये देखना होगा कि एक्ट की मंशा है कि अगर पहली बात तो पीड़ित किसी का उत्पीड़न ना हो, उत्पीड़न होता है तो उसमें फौरी कार्रवाई हो, और उसके बाद में उसके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है, उसको राहत प्रदान करनी है, और कुछ राहत एकदम इमीडिएटली देनी है, जैसे भोजन, जल, कपड़े, किसी का घर जला दिया गया उसको वहां पर कोई शेल्टर देना, तो ये चीजें उसको तत्काल उपलब्ध कराई जानी है। तो इस तरह के नियम बनाए गए और ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ये संशोधित जो नियम बनाए गए ये 2016 में बना दिए गए। अब इस एक्ट की मंशा आप समझ गए होंगे। इसकी एक्ट की मंशा ऐसी कतई नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा जाए। हाँ, ये अवश्य है कि जो व्यक्ति ऐसे वर्गों का उत्पीड़न करेगा, और उसके मैं कई सारे ऑफेंसेस बताऊंगा, जिसके ऑफेंसेस अभी धारा आएगी उसके बाद में बताऊंगा, कि अगर ऐसे ऑफेंसेस कोई करेगा तो वो बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए विशेष व्यवस्था दी गई है। इस नेट से बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी ने वास्तविक रूप से अपराध किया है तो वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो दंडित होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग इस एक्ट को बदनाम करते हैं कि ये निर्दोष व्यक्तियों का उत्पीड़न करता है, FIR किसी पर भी हो सकती है लीगली स्पीकिंग, लेकिन उसकी विवेचना करना ये दायित्व है डिप्टी SP को दिया गया। इसीलिए दिया गया कि वो सही विवेचना करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें ज़्यादा उत्पीड़न कर देते हैं। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जो IAO हैं, हमारे जो डिप्टी SP हैं, उनमें लगभग 80% संख्या सामान्य वर्ग से आने वाले विवेचकों की है। 20% ज़्यादा से ज़्यादा लोग SC/ST समुदाय के होंगे जो इस तरह के गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट पर हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा यह है कि जो SC पर, ST पर जो उत्पीड़न करने में जो कार्रवाई नहीं करते, वो ज़्यादातर लोग वही हैं जो SC/ST वर्ग से आते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे एक जो धारा इसमें बनाई गई है, धारा 4 जो बताई मैंने, ये लोक सेवक जब उपेक्षा करता हो तो उसमें धारा 4 के अंतर्गत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा सकता है। लेकिन ये मुकदमा किस पर पंजीकृत होगा? ये पूरे एक्ट में सभी धाराओं के लिए इसमें कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या है कि इसमें हर धारा कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है, संज्ञेय अपराध बनाती है। पुलिस अधिकारी को एक पावर देती है कि वो बिना वारंट, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के गिरफ्तारी कर सकता है। करेगा नहीं, उसे पावर दी गई, ये कर सकता है, लेकिन किन परिस्थितियों में किया करेगा वो भी डिफाइन कर दिया गया है। तो अब मैं इसका संक्षेप में बताऊंगा धारावार, तब जो इससे रिलेटेड विषय हैं उनको भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। इसमें सेक्शन 1 जो अध्याय 1 का है, उसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है, जिसका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, और इसमें यथा संशोधित 2015 और 2018 का जो संशोधन हुआ, इसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसका विस्तार दिया गया है। पहले इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब
वह भी समाप्त हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, आर्टिकल 370 जो समाप्त हुई है, तो उसके बाद से अब पूरे भारतवर्ष में इसको प्रभावी कर दिया गया है। सेक्शन 2 में आता है, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं कि अत्याचार क्या है, संहिता किसे कहेंगे, जैसे सीआरपीसी को संहिता कहेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आश्रित कौन है, आर्थिक बहिष्कार क्या है, लोक सेवक किसे कहेंगे, एससी एसटी क्या होगा, स्पेशल कोर्ट्स कौन सी होगी, इस प्रकार की परिभाषाएं ये धारा 2 में दी गई हैं इस एक्ट के। अब आ जाता है अध्याय 2। अध्याय 2 में इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें शुरू होता है सेक्शन 3, धारा 3। अगर मैं पूछूं कि अपराधों का विवरण कि एससी एसटी एक्ट के अपराध किस धारा में दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा सेक्शन 3, धारा 3। और धारा 3(1) में जो अत्याचार के अपराध हैं वो दिए हुए हैं कै से लेकर य तक, कै कबूतर, य यज्ञ, कैसे य इंग्लिश में कहेंगे तो A to Z। और इसमें कुल मिलाकर 29 प्रकार के इस प्रकार के अपराध हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। वो जो सजा है उसमें कम से कम 6 मास की सजा है। बहुत सारे आईपीसी के ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें 6 मास से कम भी सजा होती है, लेकिन इसमें कम से कम जो सजा का प्रावधान है वो 6 मास है। अधिकतम इसमें जो दी जा सकती है सजा वो 5 वर्ष की दी जा सकती है इन ऑफेंसेस में जो 3(1) के अंदर आते हैं, और इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब सेक्शन 3 का जो सब सेक्शन 2 है जिसे हम कहते हैं 3(2), पहले कहते थे 3(1), पहले कहते थे 3(1) के आपने पुराने उसमें सुना होगा कि 3(1)(10) काफी बदनाम हुई थी ये धारा कि 3(1)(10) में किसी के खिलाफ भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब उसके बाद जब ये संशोधन हो गया तो अब उसमें 1, 2, 3, 10 की बजाय उसमें अल्फाबेट्स कर दिए गए। उसमें कर दिया गया 3(1)(a), 3(1)(b), 3(1)(c, इस प्रकार से 3(1)(z) तक और ZA ZB इस टाइप की धाराएं बनाई गई हैं। सजा मैंने बता दी इसके बारे में। अब इसमें आप देखिए कि इसमें अधिकतम जो सजा है वो कितनी है, 5 वर्ष है। तो क्या अगर ये प्रश्न आता है कि 3(1) के जो अपराध हैं A B C D, क्या इसमें सीधे गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए आईओ को, तो मेरा ये आदेश भी है और ये एक्ट की मंशा भी है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। अगर वह व्यक्ति विवेचना में सहयोग कर रहा है, अगर वह किसी गवाह को डराता धमकाता नहीं है, पुनः रिपीट करने के उसके कोई चांसेस नहीं है अपराध के, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, एक मेरा पहले इससे पहले जो वीडियो वो आप देख लेंगे जिसका नाम है कोप्सो डेरा। मैंने बताया कि किन किन परिस्थितियों में बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। कोप्सो डेरा, इसको जरूर देखिए, इसमें आप जान जाएंगे कि गिरफ्तारी के किस प्रकार के प्रावधान है, और वो सभी प्रावधान सीआरपीसी के इस एक्ट के लिए भी लागू होते हैं। और इसी से आपको एकदम से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि तुरंत मुकदमा लिखा और गिरफ्तार कर लो। और यही बात फैलाई गई जिसे लेकर जन आक्रोश पैदा हुआ। तो मैं सभी को ये आश्वस्त कर दूं कि इस तरह एक्ट की मंशा नहीं है। कृपया किसी भी व्यक्ति के ऐसे बहकावे में ना आए, और चाहे तो आप इन प्रैक्टिस देख लें, मैं दिखाऊंगा आपको, अभी स्टैटिस्टिक भी दिखाऊंगा। दूसरा फिर इसके बाद में जो 3(2) के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिसमें हम देते हैं रोमन में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th A, 6th, 7th। अब इसमें जो अपराध हैं, जो इससे पहले वाले अपराध थे वो संक्षिप्त छोटे अपराध हैं, जैसे किसी को अखाद्य पदार्थ खिलाने के लिए जो खाने योग्य चीज नहीं है जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल देना, किसी के पड़ोस में शव डाल देना, गंदगी डाल देना, कूड़ा डाल देना किसी के घर के बाहर, किसी के आंगन में कूड़ा डाल देना, किसी के रास्ते में कूड़ा डाल देना। और ये सभी मैं बता दूं, ऐसा इसमें जो अभियुक्त है वो सब होंगे, वो SC नहीं होना चाहिए, ST नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर उसके द्वारा इस प्रकार का अपराध किया जाता है तब वह इस दंडनीय अपराध का भागी होगा। उसमें कौन से ये जो मैंने सेक्शन बनाए हैं 3(1)(a) आदि, जिसमें मैंने बताया कि कोई शव डाल देता है, गंदगी डाल देता है, खाद्य पदार्थ खिलाता है, किसी को गंजा कर देता है, किसी की मूंछ काट देता है, किसी को कहीं अपना कार्य नहीं करने देता, उसको पब्लिक प्लेस पे कहीं ह्यूमिलिएट करता है,
उसको गाली गलौज करता है, जाति सूचक कोई शब्द कहता है, अपमानजनक कोई बातें करता है, सामाजिक बहिष्कार करता है। कई मामले इसमें इस प्रकार के जोड़े गए हैं जो पहले इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी, लेकिन बाद में जब समस्याएं देखी गई, आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि एक व्यक्ति को 6 माह तक वो इंतजार करता रहा, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी घोड़ी पर बारात निकाली जाए, और उसमें फोर्स लगा, काफ़ी सारा बारात निकाली गई। तो आज भी ऐसे दृष्टांत, बहुत से लोग कहते हैं साहब अब कहाँ होता है, ये उत्पीड़न तो होता नहीं कहीं भी। फिर इस बात पर आ जाते हैं कि हाँ ये गाँव में होता है साहब, अब शहरों में तो बिल्कुल नहीं होता। तो मैं सबको ये बता दूं कि उत्पीड़न केवल उसी व्यक्ति को मालूम चलता है जिसका होता है। जब उत्पीड़न होता है तो उसे महसूस करता है, और ये कोई अन्य व्यक्ति जो इस वर्ग का नहीं है वो इस उत्पीड़न को महसूस नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत से लोग हैं, 90% लोग बहुत अच्छे हैं, अपराधी ज़्यादा नहीं है। इस समाज में अपराधियों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग रैशनल हैं, तर्कशील हैं, वो जानते हैं कि क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, वो अपराध नहीं करते। लेकिन कई बार इस तरह की जो हमारी कुरीतियां चली आ रही हैं, कुप्रथाएं चली आ रही हैं, उससे लेकर लोग प्रभावित होते हैं, वो सोचते हैं ये तो होता ही रहता है। मैं एक दृष्टांत बताता हूं आपको। मैं आगरे में एएसपी था। आगरा का एक मामला मुझे पता चला, खंदौली थाना था। वहाँ पता चलता है कि एक व्यक्ति को, अनुसूचित जाति व्यक्ति के साथ में उसकी पिटाई की, दूसरा वर्ग का व्यक्ति था, अनुसूचित जाति से भिन्न। पब्लिक प्लेस पर उसकी पिटाई की गई, और उसने जब एफआईआर लिखाई गई तो उस समय तक मैंने ये जो आईओ होते थे वो पहले डिप्टी एसपी नहीं होते थे, उसमें इंस्पेक्टर और उससे नीचे ही अधिकारी कर लिया करते थे इन्वेस्टिगेशन। तो एज सीओ एज एएसपी मैं वहाँ पर उस क्षेत्र में गया कि देखता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों हुआ। तो जब अभियुक्त को वहाँ पर देखा गया तो मिल गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने जो है क्यों मारा उसको। तो उसका जवाब था कि साहब एक चांटाई तो मारा, क्या हो गया। पब्लिक प्लेस पे एक चांटाई तो मारा, क्या हो गया। इसका मतलब उसको कानून की जानकारी नहीं थी। वो सोचता था कि पहले जैसे चलता आया इस कानून से पहले हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं टॉलरेट करते हों, लेकिन चाहे वो छोटा ही अपराध था। तो मैंने कहा उतना ही आपको जो है केवल उस पर चार्ज लगा है, 3110 का चार्ज लगा है। तो ये इस तरह कई बार लोग अनजाने में भी करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का ये काम है, जैसे शव ढोना, मैला ढोना, ये काम पहले ट्रेडिशनली करते रहे हैं। अब लोग, अगर कोई नहीं चाहता इस तरह का काम करना, कोई गंदे काम से अपना छुटकारा, जो चाहे उसका परिवार करता रहा हो, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते गलत काम करने के लिए या गंदा कार्य करने के लिए। तो ऐसे मामलों में बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद अब ये करते रहे हैं तो ऐसे कैसे मना कर सकता। कुछ लोग कि जबरदस्ती फसल कटवाएंगे कि पहले काटते रहे अब कैसे मना कर देंगे। तो कृपया ये सब समझ लें कि इसमें कानूनी प्रावधान ये हो गए हैं, एक्ट की मंशा है कि इस तरह का कोई भी काम, चाहे वो पहले से रूढ़िवादी तरीके से चलता आया है, अब नहीं चल सकता। और इसमें केवल इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को इस समानता का अधिकार दिलाना है, बराबरी का अधिकार दिलाना है। हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उस पर यह नहीं थोपा जा सकता कि वो उस काम को करेगा। तो इनके लिए जो अपराध के लिए जो दंड दिए गए हैं वो सभी इसमें पूरे एक्ट में, केवल ये एक्ट उन व्यक्तियों के विरुद्ध बनाया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से नहीं आते। यहाँ अगर मैं व्यक्तिगत राय देखें तो वैसे तो हमें कोई कमेंट करने का इसमें लगता नहीं है, लेकिन मेरा जो अब तक का ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा ना केवल सामान्य वर्ग के लोग अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ में इस तरह का अत्याचार या कई बार भेदभाव करते हैं। अनुसूचित जाति वर्गों के अंदर भी जो सब कास्ट हैं वो भी एक दूसरे के प्रति इसी तरह के घृणाजनक कई बार काम करती हैं। घृणाजनक शब्द कहते हैं, लेकिन इस एक्ट में वो कवर्ड नहीं है। हाँ, उसके लिए दूसरे जो प्रावधान है उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा कहते हैं कि लोग फर्जी मुकदमे लिखा देते हैं इसके अंदर। अभी मैं उसकी भी स्टैटिस्टिक दूंगा आपको। हाँ, कुछ लोग लिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्जी मामले जो मैंने अपने जीवन काल में अपने इसमें देखे हैं अब तक के सर्विस में, वो ऐसे मामले हैं, लड़ाई दो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के बीच में है, सवर्णों के बीच में है। किसी का नौकर एक जो शेड्यूल कास्ट है उससे मुकदमा लिखा दिया SC ST एक्ट का, बेहद गलत है। ऐसे मामले हमारे आईओ को, हमारे थाना प्रभारियों को चिन्हित करने चाहिए,
बहुत से लोग एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं और अपने दुश्मनी निकालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये गलत है, इस चीज़ की आइडेंटिफाई करना चाहिए और गलत तरीके से किसी को भी नहीं फंसने देना चाहिए। और मेरा ये भी अनुरोध रहता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको समझना चाहिए ये जो एक्ट है ये एक शील्ड के रूप में दिया गया है, बचाव के रूप में दिया गया है कि इससे आपके हितों का संरक्षण हो। अब इसको बहुत से लोग जो है सामान्य बातों में अन्य वर्गों के साथ कोई आपकी पहले अभी तक यारी दोस्ती है, मिलना जुलना है, लेकिन अभी अकस्मात किसी रुपए के लेन देन पर या ज़मीन के लेन देन पर या किसी बात पर आपका झगड़ा हो गया, अब आप उसमें जो SC/ST एक्ट लगवा दे रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बेहद ही गलत चीज़ है। उसके लिए सामान्य धाराएं हैं, अन्य कानून है, उसके लिए बताइए। अगर लगता है कि जातिगत आधार पर किसी ने भेदभाव किया है तभी इस एक्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मेरी सभी लोगों को ये हिदायत है जो हमारे आईओ हैं कि वो ये बात भी देख लें कि इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। हाँ, इसमें बहुत सारे मामले फिर स्टैटिस्टिक्स पे हम आएंगे कि कई मामले जो झूठे पाए गए लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई। तो इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मुकदमा लिखा गिरफ्तारी हो गई। अगला मैं बताऊंगा फिर सेक्शन 3 का 2 है, इसमें ग्रेव ऑफेंसेस है। मान लिया किसी को कोई मिथ्याजनक साक्ष्य देकर फांसी पर चढ़वा देता है, मृत्युदंड दिलवा देता है, किसी SC/ST वर्ग के किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा लिखा देता, गलत साक्ष्य देता और उससे उसको मृत्युदंड मिल जाता, फांसी हो जाती है। अब उसकी जो सजा मिलेगी वो उसको मृत्युदंड की ही सजा मिलेगी। तो इसलिए इस SC/ST एक्ट में जो मैक्सिमम दंड है वो है मृत्युदंड। मिनिमम जो दंड है वो है 6 मास का कारावास और जुर्माना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो 3(2) के अंतर्गत जो ऑफेंसेस आते हैं वो काफी सीरियस नेचर के हैं, जो अमूमन जो सेशन ट्रायल के केसेस हैं। और इसमें एक अनुसूची बाद में दी गई है इस एक्ट में 3 to 5 के लिए। उस अनुसूची में वो सारी धाराएं IPC की दी गई है कि जिनको पढ़ा जाएगा 3 to 5 के साथ। और इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो मैंने बता दिया है कि इसमें कम से कम जो इसमें सजा होगी वो है इसमें 6 मास की है और अधिकतम जो है मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है। कुल इस प्रकार के 8 अपराध आते हैं जिन पर दंड का प्रावधान दिया गया है। तो ये सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज पनिशमेंट्स आर कंसर्न। तो ये यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला आ जाता है फिर सेक्शन 4। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस और ये है कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है, अगर वह अपने कार्य में उपेक्षा करता, उपेक्षा में क्या आएगा, अगर कोई थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष है, SHO है, उसके पास रिपोर्ट आती है किसी SC/ST की उत्पीड़न की, किसी के साथ बलात्कार हो गया है, किसी की हत्या हो गई है, मार दिया गया है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, तब अगर वो FIR पंजीकृत करने में आनाकानी करता है तत्काल उसका पंजीकरण होना चाहिए, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेगा उसके लिए। अगर वो उपेक्षा करता है तो ये सेक्शन 4 का दंड का भागी बन सकता है। इसी प्रकार से अन्य कोई व्यक्ति जिसका काम है उनको सहायता देना, राहत देना, अगर पुनर्वास के काम में जो नियमों के अंतर्गत जो बताया गया है कि ये सब लोक सेवक करेंगे, अगर वो उसमें उपेक्षा करते हैं तो फिर सेक्शन 4 के दंड के भागी होंगे। और इसमें कम से कम जो दंड दिया हुआ है वो 6 मास की सजा है और अधिक से अधिक इसमें 1 वर्ष की सजा होती है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है कि इसमें एक प्रशासनिक जांच होनी आवश्यक है। जब भी सेक्शन 4 का मुकदमा किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लिखाते हैं हम तो उसकी एक पहले जांच करा लेते हैं। अगर लगता है उसका दोष है, उसने उपेक्षापूर्ण कार्रवाई की है, तब उस पर सेक्शन 4 का मुकदमा चलेगा। और इससे बहुत लोग डरते हैं। इस डर के कारण कई सारे जो सामान्य वर्ग के आईओ हैं वो गलत काम कर देते हैं, समझाने के बावजूद करते हैं। कई लोग CO मुझसे पूछते हैं कि साहब अब इसमें 164 के बयान हो गए हैं, इसमें गवाही भी आ रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है, उसका उत्पीड़न नहीं हुआ है, इसको तो फलां पार्टी उसको उकसा कर ये गलत मुकदमा लिखाया जा रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि यार ये डिप्टी SP को विवेचना इसीलिए दी गई है कि वे अपने इसमें पूरा दिमाग लगाएंगे, अपने लॉ की नॉलेज यूज करेंगे और सच्चाई तक पहुंचेंगे, गहराई तक पहुंचेंगे। और अगर किसी ने दंड उसको नहीं बनता तो उसको क्यों प्रोसिक्यूट करेंगे, उसके खिलाफ क्यों चार्जशीट देंगे। लेकिन अपने बचाव के लिए
एक रास्ता ढूंढते हैं और वो कहते हैं कि नहीं साहब, सबसे सेफ रास्ता कि हम चार्जशीट लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि बहुत से लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार के कारण भी जैसे ही मुकदमा SC/ST एक्ट का किसी के खिलाफ लिखा जाता है और वो अगर वो कोई अच्छा संभ्रांत व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब ऐसे व्यक्ति से अगर कोई भ्रष्ट IO मिलता है तो वो सोचता, अपेक्षा रखता, वो सोचता कि रुपए पैसे लेकर तब मुकदमा ख़त्म करूँगा। उसको डरा देता है कि भाई ये तो SC/ST मुकदमा है, इसमें तो बचोगे नहीं, इसमें तो जेल जाओगे, इसमें तो ना अग्रिम जमानत का प्रावधान है, इसमें तुम्हारी जमानत हाई कोर्ट तक नहीं होगी। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा एक्ट नहीं कहता, ऐसा एक बेईमान बोल रहा है। इस मंशा को समझिए कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे में आप क्या करें, कृपया वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें ध्यान आकृष्ट करें। अपनी जो शिकायत है उसको जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि वो आपके साथ न्याय नहीं कर रहा और ना ही वो इस एक्ट के साथ न्याय कर रहा और ना ही इस समाज के लोगों के साथ वो न्याय कर रहा है। इसलिए ये बेहद गंभीर समस्या है और इसके कारण लोगों को ठगा जाता है, बरगलाया जाता है और इससे एक भ्रांति फैलती है समाज में कि ये तो एक्ट बहुत ही खराब एक्ट है, जबकि इस एक्ट का काम है ढाल का काम करना, लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट करना। ये तलवार का काम नहीं कर सकते आप इससे। इसको तलवार बनाकर किसी को काटा नहीं जा सकता। इसलिए इस मंशा को समझ लीजिए। मैंने गिरफ्तारी के बारे में बता दिया, विवेचना के बारे में बता दिया। गलत किसी को फंसाना यह अपने आप में एक अपराध है और जो सही काम करेगा, मैं बाद में बताऊंगा, उसमें भी संरक्षण का इसमें दिया गया है, इसमें एक प्रस्तर में दिया गया है, वो भी बताएंगे। अब इसमें अगला सेक्शन आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोबारा, एक बार दोष सिद्ध हो चुका, दोबारा फिर दोष सिद्ध हो जाता, अब उसको एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगा, उसको दंड ज्यादा हो जाएगा और उसकी जो सजा होगी कम से कम 1 वर्ष होगी। पहले मैंने 6 माह बताई थी, अब उसकी सजा हो जाएगी 1 वर्ष। और इसके बाद सेक्शन 6 है जिसमें बताते हैं कि इसमें IPC के प्रावधान भी लागू होंगे। जैसे सेक्शन 34 है IPC का, जिसमें हम सामान्य आशय, कोई क्राइम अगर किया गया सामान्य आशय से, या 149 है सामान्य कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य उद्देश्य के, अगर कोई क्राइम मिलकर किसी ने किया है तो ये धाराएं सब काम आएंगी। तो इसमें CRPC और IPC लागू हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 7, धारा 7 SC/ST एक्ट की। ये कहती है संपत्ति का समापहरण। अगर किसी व्यक्ति को SC/ST एक्ट के तहत सजा मिलती है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो सजा देते समय अगर ये देखा गया किसी का आपने घर जला दिया है, किसी की चोरी कर ली है, डकैती डाली है, किसी का नुकसान कर दिया है, अब उसको, उसकी जो संपत्ति है उसका समापहरण किया जा सकता है और उसको बेचकर उसमें उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है जो पीड़ित व्यक्ति है। तो ये इसमें प्रावधान दिया गया, इसीलिए ये स्ट्रिंजेंट कहा गया कि ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। लेकिन ये उनके लिए जो बदमाश लोग हैं, शरीफ आदमी को इसको परेशान करने की मंशा की कतई नहीं है। अब आ जाता है सेक्शन 8, धारा 8। ये अपराधों के बारे में अवधारणा की जाएगी। क्या अवधारणा की जाएगी कि जैसे किसी व्यक्ति का डायरेक्ट नाम नहीं आया अपराध में, लेकिन वो पैसे देकर किसी को उकसा रहा है, अपराधी को, कि जाओ इसके साथ मारपीट कर दो, इसकी हत्या कर दो, SC के व्यक्ति की, सामने नहीं आ रहा, पैसे दे रहा, उसको वित्तीय सहायता कर रहा। अब अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने दुष्प्रेरण किया, उसने जो है अबैटमेंट किया है, ये मान लिया जाएगा। तो ये पहली वाला इसका जो सब सेक्शन है, ये सेक्शन 8 की उपधारणा है। दूसरा जो उपधारणा है इसमें है सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य की। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 34 जो IPC का और सेक्शन 149 जो CRPC का है, जो सामान्य उद्देश्य और सामान्य आशय की बात करते हैं, तब इसमें वो सभी लोग इसके दोषी माने जाएंगे। तीसरा फिर है कि पीड़ित की जाति को जानना। अब ये सेक्शन 8 का जो ग है, सेक्शन 8 का C, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे IOs के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए। कई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब ये बताइए कि अगर एक नॉन SC ने या नॉन ST ने एक SC व्यक्ति के ST व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध कर दिया, लेकिन वो जानता नहीं कि ये SC का व्यक्ति है, वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, किस जाति का वो नहीं जानता, तब क्या SC/ST एक्ट का अपराध बनेगा?
तो ये इसका उत्तर सभी सुन लीजिए, इसका उत्तर है नहीं बनेगा। अगर आप जानते ही नहीं है कि ये जानकर आपने अपराध नहीं किया है कि ये एससी या एसटी का व्यक्ति है और आप अपराध शायद सामान्य अपराध कर दिया है, तो सामान्य अपराध बनेगा, एससी एसटी एक्ट उसमें नहीं लगेगा। तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए। कई जगह लोग सोचते हैं कि शायद एससी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई सामान्य अपराध भी करेगा तो उस पर एससी एसटी एक्ट लग जाएगा। अब मान लिया किसी के गांव में रिश्तेदार आए किसी के, वो गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में कोई गांव से निकल रहा था, जो आने वाले हैं रिश्तेदार वो सामान्य वर्ग के हैं, गांव से जो निकल रहा है वो एससी वर्ग का व्यक्ति है। कार की आपस में टक्कर हो जाती है, बाद में हीटेड एक्सचेंज होता है, आपस में मारपीट हो जाती है। अब अपराध लिखा जाएगा, लेकिन किस में लिखा जाएगा? आईपीसी के ऑफेंस लिखे जाएंगे। वो नहीं जानते कि जिस व्यक्ति से उनका एक्सीडेंट हुआ या मारपिटाई हुई है वो एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है। अगर उनको ये पता होता और जानबूझकर अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तब तो वो एससी एसटी एक्ट की परिधि में आएगा, अन्यथा अगर वह पीड़ित व्यक्ति की जाति को नहीं जानता तो वह एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 10 जो धारा 10 है। ये बताती है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो शेड्यूल एरियाज हैं, अनुसूचित एरिया, और कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जो आप अनुच्छेद 244 में देखेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में दिया गया शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज, इसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ अपराध कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को 3 साल के लिए वहां से निकाल सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि वो इस क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसके बाद सेक्शन 11 इसी से जुड़ा हुआ है, जो अध्याय 3 है, निष्कासन के संबंध में है। तो इसमें सेक्शन 11 में दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मानता, वो नहीं जाता कहने के बावजूद भी, आदेश देने के बाद भी, तब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसको उस क्षेत्र से बाहर भेजा जाएगा। अब अध्याय 4 आ जाता है। अध्याय 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सेक्शन 14 जो धारा है, ये विशेष न्यायालय का बताती है कि इस तरह के केसेस को डील करने के लिए विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी। और स्पेशल कोर्ट लगभग सभी जिलों में बन चुकी हैं, और एक नहीं, बड़े जिलों में कई कई स्पेशल कोर्ट काम कर रही हैं। ये एससी एसटी एक्ट के मामलों का विचारण करते हैं, त्वरित रूप से उनको निस्तारित करते हैं, सेशन ट्रायल की तरह उसमें काम करते हैं और सजा देते हैं। और साथ ही जो पुनर्वास, उनके टीएडीए, अन्य सुविधाओं के बारे में भी उसमें आदेश निर्गत करते हैं। इसी प्रकार सेक्शन 17 है जो अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के संबंध में है, और इसे कोई भी डीएम, एसएसपी, एसडीएम, सीओ ये रिपोर्ट देकर कि कोई अगर ऐसा जगह है जहां बार बार इस तरह के एससी एसटी एक्ट के अपराध होते हैं, तब वह अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। सेक्शन 18 धारा 18, ये अब जो इससे पहले धारा 18 से पहले मैं जाऊंगा विशेष लोक अभियोजक के बारे में। जो सेक्शन 14 है वो मैंने बताया था विशेष न्यायालय, सेक्शन 15 है विशेष लोक अभियोजक। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी विशेष रूप से रखे जाएंगे इसके लिए, और उनका तजुर्बा कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विशेष अभियोजक हैं उनकी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, अनुभव। तो इसका उत्तर होगा कम से कम 7 वर्ष, उनकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब उसको विशेष लोक अभियोजक इन केसेस को कंटेस्ट करने के लिए लगाया जाएगा। और ये हो गया हमारा सेक्शन 14 जो अध्याय 4 में आता है। फिर इसके बाद अध्याय 4 का है जिसमें सेक्शन 15A, इसमें पीड़ित व साक्षी के अधिकार दिए हुए हैं कि पीड़ित व्यक्ति जो है और साक्षी उसके क्या अधिकार हैं, और ये 2016 से ये लागू होने शुरू हुए। इसमें जो भी अन्वेषण के दौरान आएगा, जो साक्षी बुलाए जाएंगे उनको टीएडीए देने की व्यवस्था करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, उनको भोजन, पानी, कपड़े, आवास की व्यवस्था करना, इस तरह के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। लेकिन आप इफ यू टॉक इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में बात की, कोई भी इसके बारे में अभी तक एसओपी क्लियर नहीं है, इसलिए ये लाभ इन पीड़ितों को या साक्षियों को नहीं मिल पाते हैं।
अभी तक एक भी दृष्टांत मेरी जानकारी में नहीं है जिसमें इस तरह की सहायता दी गई हो। लोग कहते हैं कि ये SC ST के लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी हुई हैं, लेकिन इसके बारे में मैं कंपैरेटिव बताऊंगा कि TADA का प्रावधान यहाँ है, लेकिन जनरल केसेस में भी है। साक्षियों को TADA देने का प्रावधान है, लेकिन नहीं मिलता, या तो उसकी अभी तक पूरी तरह से ये केस लॉज डेवलप नहीं हो पाए हैं। उसी तरीके से इसमें कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे अब हम आएंगे सेक्शन 16 पर, जिसमें सामूहिक जुर्माना ये स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। अगर कहीं लोग अनुसूचित जाति के लोगों पर, जनजाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं और उसमें पूरा गांव शामिल है, पूरा क्षेत्र शामिल है, तब ऐसे लोगों की पहचान कर उसमें अगर बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार को यह अधिकार है, राज्य सरकार को, कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है वो ऐसे लोगों पर। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन 17 धारा 17, जिसमें अत्याचार क्षेत्र ग्रस्त घोषित किया जाता है, जो DM, SSP, SDM और COs को दिया गया है। अब सेक्शन 18 जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर विवाद चला था, सेक्शन 18 में दिया गया है कि 438 के प्रावधान जो अग्रिम जमानत के आदेश हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे, तो इसको सेक्शन 18A जोड़ दिया गया है। 18A जो जोड़ा गया है कि यहाँ अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, किसी जांच के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और डायरेक्ट FIR होगी। गिरफ्तारी पूर्व इसमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो प्रावधान है ये इसमें जोड़ दिए गए हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 19 पर। तो इसमें जो दोषी व्यक्ति होगा उस पर धारा 360 के, यानी ये किससे जुड़ी हुई है, धारा 360 जुड़ी हुई है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट से, या जो लोग ऐसे हैं जिनको प्रोबेशन पे छोड़ा जाना होता है, तो इस एक्ट के जो दोषी होंगे उनके ऊपर ये सेक्शन जो 360 है CRPC वो लागू नहीं होगी। सेक्शन 360 में केवल वही लोग जो 18 साल से कम आयु के यानी बच्चे हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आते हैं, केवल उन्हीं पर लागू होगा। बाकी उससे ज्यादा जो बड़े लोग होंगे उन्हें कोई भी प्रोबेशन वगैरह इस प्रकार का नहीं दिया जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन 20 धारा 20। इसका कहना है कि इस एक्ट की सभी धाराएं ये अन्य विधियों पर, अगर कोई अन्य ऐसी कानून है, विधि है जो कुछ और बात कहती है, लेकिन उसके ऊपर इसके सारे प्रावधान उसके ऊपर अध्यारोही होंगे, वो प्रेसिडेंस ले लेंगे, यानी इस एक्ट को प्रेसिडेंस दी जाएगी। अब आता है सेक्शन 21 धारा 21। इसमें हमारा जो क्रियान्वयन है इन सभी उपबंधों का, जो मैंने अभी तक डिस्कस किए, और जो नियम बनाए गए हैं उनके उपबंधों का जो क्रियान्वयन का काम है, जो इंप्लीमेंटेशन का काम है, वो दिया गया है गवर्नमेंट को, यानी राज्य सरकार को। ये राज्य सरकार ये काम करेगी। अब आ जाता है सेक्शन 22 धारा 22, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि जब भी कोई भी लोक सेवक अगर सद्भावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, कोई भी साक्षी सद्भावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इस एक्ट की मंशा के अनुसार कार्य कर रहा है, अब उसको सेक्शन 22 में, धारा 22 में संरक्षण प्राप्त होगा। किसी भी इस प्रकार की सद्भावपूर्ण कार्रवाई की गई पर एक आपको संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन है इसका 23। इसमें जो नियम बनाने की शक्ति दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है, क्योंकि ये एक सेंट्रल एक्ट है। ये प्रश्न पूछा जाता है SC ST एक्ट क्या ये राज्य का एक्ट है या सेंट्रल एक्ट है? ये सेंट्रल एक्ट है। एक क्विक रिवीजन में कराता हूं। क्या अब FIR आपको डायरेक्ट पंजीकृत करनी होगी या आप PE कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं? इसका उत्तर होगा आपको डायरेक्ट FIR करनी होगी। क्या 438 CRPC अग्रिम जमानत के प्रावधान इस एक्ट में लागू होते हैं? नहीं होते हैं। क्या इस एक्ट को लागू करने के लिए इसमें सजा के जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो वो सेक्शन 3 में दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या विशेष न्यायालय की स्थापना इस एक्ट के अंतर्गत की गई है? हां, की गई है। लोक अभियोजक का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? कितने अनुभव वाले व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक इन केसेस के कंटेस्ट करने के लिए बनाया जा सकता है? तो इसका मिनिमम, इसका उत्तर होगा 7 वर्ष। तो इस एक्ट के बारे में मैंने महत्वपूर्ण दृष्टांत बताए हैं।
कई सारी चीज़ें आपको इस प्रकार की बताई हैं। अब लगता है समय आ गया कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में ज़रूर बताऊं। मैं ये प्रयागराज जोन की स्टैटिस्टिक्स आपको दे रहा हूं और इस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो हमारी ये फिगर्स आई हुई हैं, ये 1/1/2021 से 31/12/2021 तक की हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो पहली बात तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो अपराध हैं 1/1/2021 से 31/12/2021 तक, इसके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न संबंध में जो अपराध घटित हुए हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। हत्या के मामले जो 2020 में 23 दर्ज किए गए थे पूरे जोन में, ये इस बार 18 दर्ज किए गए हैं, ये काफ़ी कमी है। बलात्कार के मामले जो SC/ST वर्ग पर हुए थे वो 2020 में 81 हुए थे, जो इस वर्ष 76 रह गए हैं, 76। गंभीर चोट के मामले जो पिछली बार 45 थे, 45 थे, वो 28 रह गए हैं। और इसी प्रकार से जो अन्य अपराध जो 3(1) के जो आते हैं, जो छोटे अपराध हैं, उनमें 1926 मामले दर्ज किए गए थे 2020 में, जो इस वर्ष घटकर 1644 हो गए हैं। इसका अर्थ है कि जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से इस एक्ट का किया गया है, उसके द्वारा अपराधों में काफ़ी कमी आई है। और इसमें शिकायतों में भी मेरे पास शायद ही कोई ऐसी शिकायत आई हो कि हमारे यहाँ इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। और इस एक्ट का प्रयोग इस तरह भी किया गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, उसको सेक्शन 4 के मैंने नोटिस दिए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने मन बनाया है। तो ये सभी आईओ अब इस बात को एक बार गौर से देख लें कि इसमें प्रावधान क्या है और इस एक्ट की मंशा के अनुसार कार्य करें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का काम ना करें, किसी भी ऐसे पीड़ित व्यक्ति पर ऐसी कोई कार्रवाई ना करें कि उसके गवाहों को तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कोई इस तरह का अपराध करें। अभी मेरे पास कल ही एक मामला दर्ज कराया गया, जिसमें एक वकील साहब यहाँ पर हाई कोर्ट से आए। उन्होंने कहा कि एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है कोरांव में, और उसकी FIR थाना अध्यक्ष ने वो हल्की फुल्की धाराओं में 323, 504, 506 IPC में लिख लिया, SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया है। तत्काल मैंने SP यमुनापार सौरभ दीक्षित को भेजा, जो डायरेक्ट IPS अधिकारी हैं। उन्होंने जाके जांच की और उन्होंने तत्काल उसको वहाँ पर कंफर्म किया कि हाँ ये गलती हुई है इनसे। लेकिन अभी इसमें IO ने, जो CO ने, उसको ऑल्टर कर दिए जो धाराएं हैं। जो पीड़िता बच्ची थी उसका पुनः मेडिकल और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की बात आ गई है। CWC को भी उसके बारे में सूचित किया गया और थानाध्यक्ष को इस बात का नोटिस दिया गया है कि उसने अपने कार्य में क्यों लोप किया है। जब उसका जवाब आ जाएगा उसके खिलाफ जांच की हो जाएगी और कार्रवाई भी इससे भी बच नहीं पाएंगे। इसी प्रकार का मामला जो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें मैं बताता हूं कि लोगों को, निर्दोष लोगों के नाम निकाले गए हैं। ऐसे मामलों में जो पीड़ित वर्ग है वो काफ़ी कमज़ोर वर्ग है। वो अक्सर, कुछ बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। वो कई बार गवाही भी नहीं देना चाहते, वो कई बार केसेस को आगे नहीं ले जाना चाहते, समझौता कर लेते हैं। और ऐसे मामलों को कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठे मामले थे। ये झूठे मामले नहीं है, क्योंकि लोगों को उसी बस्ती में, उसी गांव में, उन्हीं लोगों के बीच में रहना होता है। तो एक्ट की मंशा ये नहीं है कि हम आपस में विद्वेष पैदा कर दें। तो ऐसे मामलों में समझौते काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ केसेस इसमें झूठे पाए गए। वो झूठे नहीं है। इनसफिशिएंट एविडेंस या हॉस्टाइल विटनेसेस, या केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपना मन बदल ले कि नहीं, प्रोसिक्यूट नहीं कराना, मुझे इसी गांव में रहना है। इसके केसेस की मैं संख्या बताता हूं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31/12/2021 तक प्रयागराज जोन के जो जनपद हैं, जिसमें हमारे 4 जनपद चित्रकूट धाम के हैं और 4 जनपद प्रयागराज जोन के हैं, प्रयागराज रेंज के हैं। तो इसमें कुल जो पंजीकृत अभियोग हुए वो हुए 1665, और इसमें जो खारिज किए गए वो केस थे मात्र 19 केस ऐसे थे जो या तो झूठे पाए गए या उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था और वो खारिज कर दिए गए। उसके बाद जो नामजद अभियुक्त थे उनके बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों को रिलीफ देते हैं। 4704 ऐसे व्यक्ति थे जो नामजद किए गए, 4704, और आउट ऑफ 4704 और दूसरे फिर आए
71 ऐसे आए जो बाद में नाम आए, जो पहले अज्ञात में थे उनके नाम बाद में जुड़े। तो ये कुल मिलाकर ऐसे हमारे अभियुक्त हो गए 4775। एंड आउट ऑफ 4775 728 ये ऐसे पाए गए जो इनोसेंट थे, जो इस अपराध में शामिल नहीं थे, या तो गलत नामजदगी कराई गई थी या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, जो संख्या 15% है। इनके नाम गलत पाए गए, उनके नाम निकाल दिए गए, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की भी बात नहीं आई। अब देखिए इसमें धारा 41 का जो बिना गिरफ्तारी का हम नोटिस देते हैं, उसमें 1038 ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस तरह के नोटिस दिए गए। ये नोटिस तभी दिए जाते हैं कि अगर कोई विवेचना में सहयोग कर रहा है, वो बयान देने आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, तो तब हम ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं करते। उसके बाद में जो प्रगति के बारे में बताऊंगा, इसमें आरोप पत्र दिए गए 1182 आरोप पत्र दिए गए, लेकिन अंतिम रिपोर्ट भी दी गई 171 अंतिम रिपोर्ट इसमें दी गई। और अभी कुल 293 मामले ऐसे हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन में हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए समय भी सीमा है, 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी प्रकार से विशेष न्यायालय में भी प्रावधान किए गए हैं कि सेशन ट्रायल के तौर पर इसे चला जाए और 2 माह के अंदर इसमें सजा दे दी जाए। जितने भी ऐसे मामले हैं जो मैंने अभी तक कोर्ट की हैं, मैंने बताया है कि कुछ मामले ऐसे हैं जो वीडियोस में देखता हूं, जो काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लोग पढ़ाते हैं, या टीवी पर डिबेट्स आती हैं, उसमें ये दर्शाया गया है कि एक बार मुकदमा कायम तो अब उसको जेल जाना पड़ेगा, पहले गिरफ्तारी होगी। एक बहुत ही मशहूर पत्रकार कह रहे थे कि पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अभी गिरफ्तारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना नहीं होगी, बिना अप्रूवल के नहीं होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब ये हो गया है प्रोविजन, क्या हो गया कि पहले गिरफ्तारी होगी, जैसे ही मुकदमा लिखा जाएगा पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद जांच होगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। गिरफ्तारी ये है कि एफआईआर सीधे लिखी जा सकती है, जो कि सीआरपीसी का प्रावधान है, अन्य लोगों के लिए भी है, और इसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है। इसमें एफआईआर तत्काल हो जाएगी, लेकिन अब आईओ देखेगा कि अपराध हुआ या नहीं, उसके बाद ही गिरफ्तारी पर विचार होगा। तो इस तरीके से आप जब अपने अधिकारों को जानेंगे तो निश्चित रूप से आप आईओ को भी कह सकते हैं कि नहीं, इसमें आप गलत तरीके से नहीं आगे विवेचना कर सकते, या गलत तरीके से गिरफ्तारियां नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी ये मैंने बातें बताई हैं, इस उद्देश्य से बता रहा हूं कि हमारे आईओ इसमें गलती ना करें, सामान्य जन ये जान लें कि एक्ट क्या है, आपस में विद्वेष ना फैलाएं। ऐसे बहुत से मामले हैं जो आईपीसी के अपराध हैं, उसमें भी इसी तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। बात आती है फिर रिलीफ देने पर, पुनर्वास के लिए जो सहायता मिलती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें सहायता मिलती है इसलिए लोग अपराध लिखाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो सामान्य जन के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उसमें सरकार उससे भी ज्यादा पैसे दे रही है, और सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी उसको क्षतिपूर्ति के रूप में, उसको राहत के रूप में, पुनर्वास के रूप में उसकी सहायता की जा रही है, जो लगातार हो रही है। इसमें अब देखिए, SC/ST एक्ट के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है, हत्या का मामला है, उसमें 8,25,000 रुपये सहायता के रूप में मिलेंगे। लोगों को लगता है कि 8,25,000 के लिए इन्होंने गलत मुकदमा लिखा दिया। हत्या के लिए कोई गलत मुकदमा नहीं लिखाएगा। ये हो सकता नामजदगी किसी की गलत कर दे या कोई अन्य फैक्ट्स दे दे गलत, लेकिन इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता। हत्या का मामला तभी दर्ज होता है जब कोई लाश मिलती है, डेड बॉडी है। दूसरा, इसमें तो 8,25,000 मिलते हैं। अगर वो हम देखते हैं सामान्य व्यक्तियों के जो लिए जो रानी लक्ष्मीबाई सम्मान योजना है, सम्मान निधि है, उससे 10 लाख रुपए का प्रावधान है। अब SC/ST के लोगों में ये फैला दिया जाता है कि देखिए भाई, जनरल वालों को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं हत्या पर, और आपको 8,25,000 मिल रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 8,25,000 उन्हें SC/ST एक्ट के तहत मिलते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है, गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है, जो डिफरेंस है उसका 10 लाख में से जो कमी रह गई है, उसके लिए उसको ऑनलाइन आवेदन उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उनको रानी लक्ष्मीबाई सम्मान निधि से उनको ये क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। तो नियम बिल्कुल साफ है, लेकिन उन चीज़ों को गलत तरीके से कई बार पेश किया जाता है। सरकार की मंशा एकदम साफ है कि पीड़ित व्यक्ति की मदद हो, उसको सहायता समय से मिले, इन्वेस्टिगेशन सही हो, अपराधियों को दंडित किया जा सके। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि इसमें किसी भी बहकावे में ना आए, और किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का अगर कोई गलत चीज़ें फैलाता है तो
कृपया इस मेरे वीडियो को दिखा सकते हैं साक्ष्य के रूप में। कभी भी मुझसे संपर्क किया जा सकता है और इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक भी दे दूंगा। जैसे मैंने धारा 41 में गिरफ्तारी कैसे की जाए, किन परिस्थितियों में की जाए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। साथ ही में ऐसे दृष्टांत अगर कोई देखना चाहता है कि किन लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की है, मैं आपको उनके भी ये यूट्यूब पे है उपलब्ध। अगर आप SC/ST एक्ट के बारे में डालेंगे तो वो बहुत सारे आप स्वयं सुन लेंगे कि किस तरह के लोग बयानबाजी करते हैं। अब नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और धन्यवाद दूंगा आपकी पेशेंट हियरिंग के लिए और आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। कुछ आपके प्रश्न होंगे इस एक्ट के बारे में तो मुझे खुशी होगी उनको उत्तर देने में। जय हिंद।